to our channel Weekend Class. And today we will talk about domination, authority and law. डोमिनेशन की जब बात करते हैं तो सीधा सीधा ख्याल कहाँ आता है? एक अथॉरिटी होना आपके पास, दैट इज डोमिनेशन. डोमिनेशन में पावर का होना ज़रूरी है. अगर आप पावरलेस हैं तो आप डोमिनेट नहीं कर सकते हैं. आपके अंदर कुछ ऐसा गुण होना चाहिए जो दूसरे के अंदर नहीं है, तभी आप उस दूसरे आदमी के ऊपर डोमिनेट करेंगे. सो डोमिनेशन कम्स विदाउट कन्फ्रंटेशन बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पावर. तो इसीलिए डोमिनेशन जो है उसके लिए कन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं, उसमें कन्फ्लिक्ट होता नहीं है. क्यों? बिकॉज आपके अंदर ऐसा कुछ पावर है जो अगले के अंदर नहीं है. पावर इज एक्सरसाइज्ड थ्रू लेजिटिमेसी. Legitimacy refers to the degree of acceptance involved in power relation and is accepted as power and proper and just. Legitimacy मतलब कोई भी चीज़ कहाँ तक जस्टिफाइड है. जैसे अगर गवर्नमेंट किसी रूल को के तहत आपको दबा रही है, या स्कूल जो है या आपकी फैमिली जो है किसी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को जो है बरकरार रखने के लिए अगर आप पर कोई अंकुश लगाती है, तो दैट इज कॉल्ड लेजिटिमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ लेजिटिमाइजेशन. अब इसमें जो है जो पावर लगता है, या जो हम लोग बाहरी शक्तियां इसको, या कभी जब स्टेट इन्वॉल्व हुआ तो स्टेट, जब फैमिली इन्वॉल्व हुई तो फैमिली, तो वो जो एक शक्ति है वो प्रॉपर मानी जाती है, वो जस्ट मानी जाती है. कभी कभार जो पावर होता है वो लेजिट भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है. तो अब अथॉरिटी क्या हुई, बात करते हैं डोमिनेशन के बाद अथॉरिटी पे. अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर. वेबर कहता है, मैक्स वेबर, कि अथॉरिटी जो होती है, जैसे स्टेट के पास अथॉरिटी है पावर को यूज करने की, बिकॉज पीपुल हैव गिवन दैट पावर टू द स्टेट. अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर, क्योंकि स्टेट के पास उस अथॉरिटी को यूज करने का या उस पावर को यूज करने का अधिकार प्राप्त है. तो दैट इज लेजिटिमेट पावर. इन मॉडर्न सोसाइटी अथॉरिटी इज असाइंड टू द कंसर्न पीपल बाय रिटन डॉक्यूमेंट्स. जैसा कि मैंने बोला कि संविधान के द्वारा जो है प्रदत्त की गई है ये पावर. किसको? स्टेट को. स्टेट मतलब जब हम बात करते हैं तो कोई सी प्रोविंस की बात नहीं कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं. जैसे इंडिया में आप रह रहे हैं तो इंडिया की बात कर रहे हैं. The fact that someone has authority doesn't mean automatically that other members of society have agreed to abide by its rules and regulations within a defined domain. अब किसी का अथॉरिटी है, किसी के पास अथॉरिटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी एक्सरसाइज कर सकता है. उसके एक अपना डोमेन होता है, एक अपनी पेरिफेरी होता है, जिसके अंतर्गत जो है वो उस अथॉरिटी को विल्ड करता है. मतलब जहाँ उसकी हर आदमी की अथॉरिटी एक निर्धारित एरिया में है. जैसे कि एक जज है, तो जज की अथॉरिटी कहाँ है? वो उसके कोर्ट में है. अब जब कोर्ट के बाहर वो निकला तो वो एक सामान्य नागरिक ही है, उसे पुलिस की अथॉरिटी माननी है. और जहाँ बाहर है वहाँ पुलिस जो है, पुलिसमैन जो है, ही एक्सरसाइजेज हिज अथॉरिटी ओवर पब्लिक एक्शंस ऑफ ऑल सिटीजन्स. तो सभी लोगों पर वो अपनी अथॉरिटी जताता है. जैसे अगर कोई गलत बात हो रही है तो वो रुकता है, लेकिन अपने सुपीरियर पे उसकी पावर नहीं चलती है. इसके अलावा जैसे जज जो है वो सजा सुना सकता है, बट पुलिस जो है सिर्फ रोक सकती है या पकड़ सकती है, बट सजा नहीं सुना सकती है. इट डजेंट हैव द पावर टू ज्यूरिसडिक्शन. पावर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है. लॉ, जो कि बाद में बात करेंगे. सिमिलरली टीचर इन क्लासरूम एंड गार्जियंस अथॉरिटी ऑफ देयर वर्ड इन क्लास एंड होम रिस्पेक्टिवली. इसी तरीके से कुछ पावर जो होती है, समझ लीजिए जैसे टीचर है, पढ़ा रहा है, तो अपने वर्ड्स के ऊपर उसकी भी क्या कहते हैं कुछ अथॉरिटी है. इसी तरह फैमिली में बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप की अथॉरिटी है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम पावर दैट इज लेजिटिमाइज्ड. सम अदर टाइप ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो देयर, जो कि कंसेंट और कोऑपरेशन से बिल्ड की जाती है. खासकर धार्मिक मामलों में ये काफ़ी प्रचलित है. देखिए जैसे कि फतवे वगैरह जारी किए जाते हैं. इसके अलावा जो कलाकार हैं वो अपनी कला से, इसी के अलावा जो आज की डेट में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, आज की डेट में देखिए मीडिया कितना प्रभावी तंत्र बन गया है. बहुत लोग रवीश कुमार की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं. तो और ये जो विचारधारा है ये लोगों को बहुत हद तक प्रभावित करती है. तो ये जो विचारधारा है ये भी एक पावर की तरह यूज़ हो रही है. इसको आप अलग तरीके से ना देखें, ये भी एक पावर की तरह ही यूज़ हो रही है.
इसके अलावा अगर एक खराब तरीके का पावर देखना है, गैंगस्टर का भी पावर, भले ही वो खराब है लेकिन पावर तो है ही। तो कोई उसका फॉर्मल स्पेसिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन पावर वो है गैंगस्टर के पास। अब लॉ पे आ जाए। व्हाट इज लॉ? लॉ इज कोडिफाइड लॉ। कोई भी चीज अगर कोडिफाइड है तो दैट इज लॉ। कोडिफाइड होना चाहिए। इट इज जनरली इन अ रिटन फॉर्म। हमेशा रिटन होता है, कई जगह नहीं भी होता है। जैसे ब्रिटेन में लॉ जो है रिटन नहीं है, वो जिस तरीके से प्रचलित चले आ रहे हैं तो प्रचलन के हिसाब से वहाँ पे मान लिया जाता है कि जो प्रथा चली आ रही है उसमें सुधारात्मक पहलू। हालांकि रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि कहीं किसी किताब में लिखा ना हो, वहाँ पे भी लिखा होगा, लेकिन कोई एक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो कंटेम्प्रेरी रूल्स ऑफ लॉ आर क्रिएटेड बाय द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी थ्रू द लेजिस्लेटिव। Laws of land are enacted in name of people of that land by people's representative। भारत का लॉ जो है कौन बनाता है? भारत का लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। ये जो होते हैं कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो भारत का जो लॉ है या भारत की भूमि पे जो लॉ चलेगा वो कौन बना रहा है? खुद भारत के लोग अपने जनप्रतिनिधि के, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। इसलिए चूंकि खुद हम लोगों ने अपने लिए लॉ बनाया है तो पूरे हर समुदाय पर लागू होगा, भले कोई उससे एग्री करे या ना करे। क्योंकि डिसएग्रीमेंट तो हर जगह होता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो 2-4 के न मानने से, 10-12 के नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑन द होल द कंट्री हैज अग्रीड टू इट। तो इसलिए इट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट। कंसेंट एंड कोऑपरेशन आर obtained regularly because of the structure of legitimization and formal institutional support। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है एक इंस्टीट्यूशन पे, डेमोक्रेसी खुद भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो लगातार ये जो पावर है बनी रहे। तो लेजिटिमाइजेशन मतलब अंतर, समयांतर पे, मतलब कुछ एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जो है, जैसे आप देखिए बिल पे ही कोई बिल पेश हुआ तो उसके लिए पहले सरकार जो है, जैसे अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, किसान को मनाएगी पहले सरकार। कोई भी चीज़ एकाएक नहीं चेंज की जा सकती है। जो अब यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर था, सरकार ने उसको चेंज करने का फैसला किया है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब क्या होता है ये बात की बात। तो कंसेंट और कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त सरकार किसका कंसेंट लेना चाह रही है? किसानों का कंसेंट लेना चाह रही है। उनका कंसेंट भी ज़रूरी है, कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। हालांकि अगर चाहे सरकार तो अगर वो बिल लगा देगी तो किसानों को मानना मजबूरी है, बिकॉज खुद उन्होंने सरकार को चुन करके भेजा है। तो अगर सरकार को चुन करके भेजा है तो 5 साल तक के लिए जनप्रतिनिधि जो हैं वो आपकी चुनी हुई सरकार के हैं, तो वो कुछ भी काम कर सकते हैं। द मिक्स ऑफ लेजिटिमेट लॉफुल अथॉरिटी एंड अदर काइंड ऑफ पावर डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ सोशल सिस्टम एंड इट्स डायनेमिक। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि एक जो ये मिक्स होता है, मिक्स किसका? पावर के जो कई प्रकार हैं, लेजिटिमेट अथॉरिटी हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो सोसाइटी है उसका स्टैटिक्स और डायनेमिक्स कैसा होगा। मतलब समाज किस तरीके से चलेगा या समाज किस तरीके से रन होगा, ये पावर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब द नेक्स्ट टॉपिक्स आर कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। कंटेस्टेशन क्या होता है? ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट अगेंस्ट एग्जिस्टेंट सोशल ऑर्डर। कंटेस्टेशन का मतलब है कोई जो सोशल ऑर्डर है, कोई सामाजिक व्यवस्था है, तो उसके अगेंस्ट अगर बहुत दिन से कोई क्या कहते हैं विरोध चला आ रहा है तो इसको बोलते हैं कंटेस्टेशन। हम उसका विरोध कर रहे हैं। कंटेस्ट मतलब विरोध करना, लेकिन जब कंटेस्टेशन होता है तो ये दैट बिकम्स अ प्रोसेस। वहीं जब कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आता है तो दे आर स्पेसिफिक टर्म्स, मतलब वो एक समय के लिए होते हैं। कंटेस्टेशन इज अ प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल काउंटर कल्चर अमंग यूथ। समय के साथ पहनावा बदला, दैट हैज बीन। अब जैसे आज की डेट में जो पहले लोग बाल रखना पसंद करते थे, आज की डेट में जो यूथ है उस तरीके का नहीं पहनना चाहती है। पहले की जीन्स देखिए कैसी थी, लोग रेगुलर टाइप की जीन्स पहनना पसंद, आज फटी हुई जीन्स पहनना जो है वो चलन में है।
दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ काउंटर कल्चर। हम लोग कल्चर है और जो आने वाले समय में देखिएगा जो कल्चर होगा दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, दैट इज काउंटर कल्चर। तो दिस इज सिंबॉलिक ऑफ रिफ्यूजल टू कंफर्म टू एग्जिस्टेंट सोशल नॉर्म्स। तो ये किसका सिंबल है कि जो अभी सोशल नॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको जो आने वाली पीढ़ी है वो रिफ्यूज कर रही है उसको अपनाने से। तो द कंटेंट ऑफ दीज टेस्ट में इन्वॉल्व और ड्रेसिंग सेंस लेके लैंग्वेज तक, आप लैंग्वेज भी देखिए आज की डेट में, जैसे पहले दीदी पूरा बोलते थे, भैया पूरा बोलते हैं, तो आज की डेट में दीदी की जगह दी बोलते हैं, भैया की जगह भाई बोलते हैं, मतलब पापा की जगह पा बोलते हैं, मोदी भी बन गई है पा। तो जस्ट सी द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड और आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशन, जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशन क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन ये किस प्रकार का कंटेस्टेशन है? पॉलिटिकल कंटेस्टेशन है। तो इसमें लॉ और लॉफुल अथॉरिटीज होती हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज अलाउ डिसकंटेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे जैसे आंदोलन है तो आंदोलन करने का हक दिया गया है। तो आंदोलन में सरकार के ही तो विरुद्ध आंदोलन हो रहा है, तो एक सीमा रेखा के भीतर रह करके आप अपना विरोध, लेकिन अगर ये सीमा रेखा लागी गई तो सरकार जो है लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज जैसे कि पुलिस या सुरक्षा बलों का उपयोग कर सकती है। जैसे कि अगर ये आंदोलन हिंसक हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता है। अब सोशल ऑर्डर का मतलब यह नहीं है कि जो चीज़ है वो है, सेमनेस या यूनानिमिटी जो है वो सोशल ऑर्डर को, उससे आपको रिलेट मत कीजिएगा। अगर कोई चीज़ सेम है, जैसे स्कूल में एक ही क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल ऑर्डर है उस क्लास का, उस क्लास में सोशल ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग साथ रहते हुए भी, दोस्त होते हुए भी डिसएग्री कर सकते हैं दूसरे से, कुछ सब लोग का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, लेकिन जो मुद्दे की बात यह है कि कितना डिसेंट जो है वो टॉलरेट किया जाता है। जैसे दोस्ती है तो दोस्ती में भी दोस्ती कुछ ना कुछ तकरार तो रहती है, बट वो कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते बने रहें, दोस्ती बने रहें। लेकिन उस वो डिसेंट जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब वहाँ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। वहाँ से अब सीधा देखिए, अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? क्राइम पे। तो नोशन ऑफ क्राइम इज डिराइव फ्रॉम लॉ। लॉ के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है क्राइम। तो क्राइम जो है ये लॉ से आता है। कैसे आता है? क्राइम मीन्स कमिटिंग एन एक्ट दैट वायलेट्स लॉ। कोई भी अगर काम, अगर वो लॉ को वायलेट करे, कोई भी ऐसा कार्य जो लॉ को, जो कोडिफाइड हो, तो अगर कोई भी चीज़ इसको उल्लंघन करता है तो दैट इज कॉल्ड क्राइम। अब अगर कोई मानता है कि कोई लॉ जो है वो अनजस्ट है और इसलिए उसने उस लॉ का उल्लंघन किया है, तो भी किया तो उल्लंघन ही है, और जब लॉ का उल्लंघन किया तो इसका मतलब उसने क्राइम भी किया है। तो मॉरल ग्राउंड पे हालांकि उसने उसके हिसाब से, द पर्सन कंसर्न्ड उसके हिसाब से उसने जो है कहा कि हमने मॉरलिटी के हिसाब से देखा जाए उसने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन अगर उसने मर्यादा की सीमा को नांगा है उसने क्राइम तो किया है। तो जैसे कि हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, खासकर अगर हम बात करें सिविल आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो नमक जो सत्याग्रह था ये क्या था? गांधी जी ने जो नमक उठाया, जो समुद्र नमक जो है डांडी से, वो सिर्फ एक सिंबल था कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध था। इस वजह से एक क्राइम कमिट हुआ, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसके अगेंस्ट जो था, उसके द्वारा स्थापित जो लॉ था उसके अगेंस्ट उन्होंने कार्य किया। तो और कुछ जो क्राइम होते हैं उनका कोई आधार नहीं होता है, कोई मॉरल वर्च्यू नहीं होता है, लेकिन उसमें भी लॉ का उल्लंघन हुआ है। और अभी जो हम लोग मॉरल बैकग्राउंड वाले लॉ की बात कर रहे थे उसमें भी दोनों में पनिशमेंट तो दोनों में मिलेगी। गांधी जी भी जेल गए थे, वैसे जो अपराधी हैं वो भी जेल जाते हैं, तो जेल तो दोनों लोग जाएंगे, तरीका अलग होगा। जो सबसे ब्रॉड सेंस में वायलेंस जो होता है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट। क्यों? बिकॉज आज के आधुनिक युग में स्टेट को मोनोपोली मिली हुई है कि इट कैन यूज लेजिटिमेटली वायलेंस अगेंस्ट विद इन इट्स जुरिसडिक्शन।
मतलब अगर उसे लगता है कि कहीं दिक्कत हो रही है, जैसे आंदोलन हो रहा है और वह हिंसात्मक हो रहा है, तो उसके पास ये मोनोपोली है कि वो लेजिटिमेट वायलेंस, आंसू गैस के गोले, ये सब सारी चीज़ें क्या है, या अगर सब कोई आतंकवादी जो है घुसाया है तो उसको मारने के लिए जो स्टेट है वो निर्देश दे सकता है। दिस इज अ टाइप ऑफ वायलेंस, लेकिन दैट अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन टू स्टेट बाय whom? us। तो इसलिए स्टेट के पास मोनोपोली है टू यूज लेजिटिमेट वायलेंस। इसके अलावा अगर कोई और वायलेंस करता है इंडिया में तो दैट इज इलीगल। एक्सेप्शन क्या है? अपनी आत्मरक्षा में, आत्मरक्षा में अगर कोई आपको गोली मारने जा रहा है, उसके पहले आपने उसको गोली मार दी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अनटिल एंड अनलेस इट इज प्रूवन। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना होगा कि आपने आत्मरक्षा में गोली चलाई। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, बिकॉज यू एक्टेड एंड यू फायर्ड दैट बुलेट इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो कोई भी टाइप का अगर वायलेंस आदमी करता है तो स्टेट के अगेंस्ट में देखा जाता है, बिकॉज सिर्फ स्टेट के पास ये हक है कि वो वायलेंस जो है कर सके, उसके पास ये मोनोपोली है। और वायलेंस जो होता है सोशल ऑर्डर का ठीक विरोधी होता है। सोशल ऑर्डर में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है, तो वायलेंस है तो सोशल ऑर्डर का उल्लंघन है। इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशन दैट ट्रांसग्रेसेस लॉ एंड सोशल नॉर्म्स। वायलेंस जो है जब होता है वो सभी सीमा रेखाओं को लॉ और सोशल नॉर्म्स जो सोसाइटी ने बनाए हैं उनका सभी सीमाओं का उल्लंघन करता है, और ये जो राष्ट्र की प्रभुसत्ता को चुनौती देता है, चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, और हम लोग के द्वारा बनाए गए, के द्वारा स्वीकारे गए जो आम कानून थे उनको ये चुनौती देता है। इन दिस episode we have talked about domination law, and in next chapter we will come with a different topic. Till then stay tuned, please like and subscribe it, और आप लोग बीच में छोड़ के कहीं ना जाया करिए, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जब आप देखेंगे तो आपको जो जानकारी है वो ज़्यादा क्लियर होगी।